नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम कथा सम्राट प्रेमचंद जी की बात करेंगे। दरअसल हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं? एक समकालीन चेतना से लेस, एक प्रगतिशील मूल्यों से सजग, एक साहित्यिक पत्रकारिता करने वाला एक पत्रकार जो कथा सम्राट होता है, जिसने इतना कुछ लिखा कि उतना आज तक भारतीय इतिहास में किसी ने नहीं लिखा। चाहे कहानियाँ हों, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, हम किसी की भी बात करें, उनका लेखन आज भी जो है प्रासंगिक है और उन्होंने समकालीनता के साथ लिखा। अपने समय की सारी सच्चाइयों के साथ उनका लेखन है। यही वजह है कि 31 जुलाई 1880 को जन्मे प्रेमचंद, जिनको लोग धनपत राय जिनका नाम था, बाद में प्रेमचंद हुआ, मुंशी प्रेमचंद, उन्हें हम याद कर रहे हैं और पूरा देश और दुनिया में इस कथा सम्राट को याद किया जा रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, उनकी कहानियां, उनके पूरे रचना संसार आज के प्रसंग में किस तरह देखा जाए, आज हम प्रेमचंद को क्यों पढ़ें? क्या सिर्फ साहित्यिक तृष्णा को बुझाने या फिर हमारे सामाजिक सांस्कृतिक अवचेतना को और सुघर बनाने के लिए प्रेमचंद आज भी कारगर हैं? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। प्रेमचंद ने जो साहित्य पिछली सदी की शुरुआती दशकों में रचा है, वो आज इस सदी में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। अगर हमको आज़ादी के पहले का पूरा कोई साहित्य समझना है, क्योंकि प्रेमचंद जी का निधन 1936 को हो जाता है, तो आज़ादी के पहले जो कुछ देश में घटित हो रहा था, यदि उसको हमको जानना है तो हमको प्रेमचंद को पढ़ना होता है। या हम कहते हैं कि यदि हमें भारतीय किसान की दुर्दशा या दशा के बारे में या महाजनी सभ्यता के बारे में जानना समझना हो तो हमें प्रेमचंद को पढ़ना होता है। और गोदान जैसा उपन्यास आज भी हमारे लिए इसलिए प्रासंगिक होता है। आज जब कवि राजेश जोशी कहते हैं कि कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, हमें ये बात बताती है कि आज भी सत्ता या किसी भी ताकत के खिलाफ अगर सच कहा जाए तो उसके गुस्से का शिकार आप हो सकते हैं। सत्ता या पावर सेंटर का चरित्र प्रेमचंद के दौर में भी वैसा ही था। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही निरंकुश रहा हो। तब प्रेमचंद कहते हैं कि क्या बिगाड़ के डर से न्याय की बात नहीं करोगे? मुझे लगता है कि प्रेमचंद का यह वाक्य आज बहुत प्रासंगिक है और सच बोलने वालों के लिए, कलम के सिपाहियों को प्रेरित करने के लिए भी ये जरूरी है। आज किसी भी तानाशाही के खिलाफ खड़े होने की ताकत हमें वो देते हैं। साथ ही साथ प्रेमचंद ने उस दौर में महिलाओं के हक में कलम चलाई। उनकी रचनाओं में स्त्रियों को अलग ही मुकाम दिया गया। उन्होंने बड़ी शिद्दत से समाज की समस्याओं को उजागर किया। प्रेमचंद कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस कोख ने पुरुषों को जन्म दिया, उस नारी को पुरुष ने कैसे अबला बना दिया। जो जन्म के लिए भी स्त्री की कोख के लिए मोहताज है, उन्होंने उस स्त्री को सर्वथा महत्वहीन बना दिया। जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, लेकिन यदि नारी में यह गुण आ जाए तो वह उल्टा बन जाती है। गोदान में लिखी ये पंक्तियां प्रेमचंद का नारी को देखने का एक अलग नजरिया प्रस्तुत करती है, जो प्रोफेसर मेहता के माध्यम से गोदान में प्रेमचंद कहते हैं। प्रेमचंद के साहित्यिक अवदान पर हमारे मित्र कथाकार आनंद हरसुल क्या कहते हैं, चलिए उनसे सुनते हैं। प्रेमचंद के फटे हुए जूतों की तस्वीर देख रहा था। ये तस्वीर चल रही थी, वो बहस हो रही थी प्रेमचंद के जूतों को लेकर। ये जूते का फटा होना और किसी चप्पल का घिसा हो जाना कई बार दोनों तरह से चीजों को व्यक्त करता है। एक इस तरह से कि वो आदमी की मजबूरी होगी, या इस तरह से कि वो उस आदमी की आदत हो गई। मतलब कोई वस्तु आपकी आदत भी हो सकती है और मजबूरी भी हो सकती है। जाहिर है हमें इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, जबकि प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए और हिंदी के कथा सम्राट बन गए। आप आनंद हरसुल ने प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि एक परसाई की रचना है, उसको लेकर उन्होंने बात की। पिछले साल हमने इस पर एक नाटक भी किया और इस नाटक काफ़ी चर्चित हुआ, क्योंकि हमने उसमें परसाई की बहुत सारी चीज़ों को डाला था और परसाई किस तरह से प्रेमचंद के फटे जूते को लेकर एक पूरी फैंटेसी रचते हैं, यह अपने आप में अद्भुत था। तो प्रेमचंद एक दृढ़ राष्ट्रवादी थे, जिनकी झलक उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
लेकिन प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में राष्ट्रवादी नेताओं की स्वार्थ लिप्सा और कमजोरियों को भी काफी उजागर किया है। उन्होंने रंगभूमि और कर्मभूमि उपन्यास के जरिए शिक्षित राष्ट्रवादी नेताओं को उनकी कमजोरियों का एहसास कराया, उन्हें सुधारने का प्रयास भी है कि इस शिक्षित और स्वार्थवादी प्रकृति के लोगों पर व्यंग करते हुए आहुति में एक स्त्री कहती है, अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहा और पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थ अंध बना रहा तो मैं कहूंगी ऐसे स्वराज का ना आना ही अच्छा है। अंग्रेजी महाजनों की धन लोलुपता और शिक्षित स्वहित ही आज हमें पीछे डाल रहा है। प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि अपने दौर में रहे, बल्कि किसान जीवन की उनकी पकड़ और समाज को देखते हुए उनकी प्रासंगिकता आज और अधिक बढ़ जाती है। किसान जीवन के यथार्थवादी चित्रण में प्रेमचंद हिंदी साहित्य में अनूठे और लाजवाब रचनाकार होते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि जो गोदान उपन्यास है, हम उसमें देखते हैं कि महाजनी सभ्यता किस तरह से आ रही थी और किस तरह से गांव का किसान जमीन बेच के खेती और मजदूर हो रहा था और शहर की ओर वो पलायन कर रहा था। तो हम देखते हैं कि अगर मैं अपने मित्र जयप्रकाश की बात कर रहा हूँ कि जो कथा आलोचक हैं वो किस तरह की बात प्रेमचंद जी को लेकर कहते हैं, चलिए उनसे सुनते हैं। एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद का योगदान निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका एक दूसरा पक्ष है जो शायद उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, और वो ये है कि उन्होंने हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता है उसमें नए मानक स्थापित किए। प्रेमचंद ने हंस पत्रिका निकाली और ये वो पत्रिका थी जिसने कह लीजिए कि 30 और 40 और 50 के दशक में, यानी आज़ादी मिलने के बाद भी साहित्य के अंदर एक नई अलख जगाई, एक नई चेतना का संचार किया, और ये चेतना थी प्रगतिशील साहित्य की चेतना। ये अकारण नहीं है कि प्रेमचंद 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई तो वो उसके अध्यक्ष हुए, और उस हैसियत से उन्होंने जो भाषण दिया, प्रगतिशीलता को जिस तरह से उन्होंने व्याख्यायित किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम प्रेमचंद को एक साहित्यिक पत्रकार के रूप में भी देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रेमचंद की रचनाओं के नज़रिए को हम देख रहे हैं, और जयप्रकाश ने बहुत विस्तार से प्रेमचंद के बारे में बताया। तो प्रेमचंद का कथा साहित्य जितना समकालीन परिस्थितियों पर खरा उतरता, उतना ही बहुत हद तक आज भी दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में गरीब, श्रमिक, किसान, स्त्री जीवन का सशक्त चित्रण है। दर्जनों भर कहानियां और उपन्यास में है। सदगति, कफन, पूस की रात, गोदान में हमको देखने मिलता है। रंगभूमि, प्रेमाश्रय और गोदान के किसान आज भी गांव में देखे जा सकते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में जहां एक ओर रूढ़ियां, अंधविश्वास, अंध परंपराओं पर कड़ा प्रहार किया गया है, वहीं दूसरी ओर मानवीय संवेदनाओं का भी उन पर गहरा प्रभाव है। 1936 में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ जिसका गठन हुआ, वो उसके पहले अध्यक्ष बने। तो ये साफ दिखता था कि वो किन तरह के मूल्यों के समर्थक हैं या किन तरह से वो आगे जा रहे हैं। प्रेमचंद को लेकर हमने जब हमारे मित्र कथाकार भालचंद जोशी से बातचीत की, तो चलिए उनकी बातचीत भी सुनते हैं। प्रेमचंद जब अपने समय में बात कर रहे थे, वो बदलाव की, उन स्थितियों की, उन परिस्थितियों की, ग्रामीण जीवन की, किसानों की, उन बदलाव के लिए जो बात कर रहे थे, वो आज भी उतने ही ज़रूरी लगते हैं। यदि वो विचार आज अप्रासंगिक हो जाते तो हम कह सकते थे कि ये प्रेमचंद की असफलता। प्रेमचंद की सफलता, या हम जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रासंगिकता, वो इसी में है कि वो बदलाव की विचारधारा जो है, उनके जो विचार हैं, जो प्रेमचंद ने अपनी बात कही है लेखन में। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने जो कही वो उनके लेखन का कथ्यात्मक हिस्सा होकर आई हैं। वो उन्होंने उपदेशों की तरह नहीं कही। उनके पात्रों के बीच, उनके कथ्य के बीच ऐसे ढलकर आई कि उससे पाठक अपना तादाद स्थापित कर लेता था। प्रेमचंद की कहानियां और रचनाओं पर वो किस तरह से उन्होंने अपनी टिप्पणी की, वो हम देख रहे हैं। दरअसल सेवा सदन और कायाकल्प में जहां सांप्रदायिक समस्या उठाई गई हैं, वहीं सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान में अंतरजातीय विवाह की, समाज में नारी की स्थिति और अधिकारों के प्रति भी जागरूकता इनके लगभग सभी उपन्यास में हमको देखने को मिलती है। गबन और निर्बला में के माध्यम से वर्ग की कुंठाओं पर वो बड़ा ही स्वाभाविक और सजीव चित्रण उन्होंने किया है।
हरिजन की स्थिति और उसकी समस्याओं को कर्म भूमि में सर्वोत्तम रूप से उजागर किया गया। प्रेमचंद जी का जो पहला उपन्यास है सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ नए युग का सूत्रपात होता है। इसे प्रेमचंद युग या हिंदी उपन्यास में विकास युग के नाम से भी जाना जाता है। ये वो समय था जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार संबंधी जो आंदोलन थे उसका ये समय था। अंग्रेजी शासन और शिक्षा और सभ्यता के प्रभाव से हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ विद्रोह से एक नवीन चेतना और गौरव की भावना उदय हो रही थी। महात्मा गांधी भी इसी समय सक्रिय थे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक मंच था उस पर पूरी तरह वो उदित हो गए थे और यही वजह है कि बहुत जगह हमें प्रेमचंद के साहित्य में महात्मा गांधी का प्रभाव भी दिखता है। सत्य, अहिंसा, सदाचार, सत्याग्रह, अस्पृश्यता विरोध, स्त्रियों की उन्नति, ग्राम सुधार, अछूतोद्धार, स्वदेशी आदि से संबंधित विचारधारा कहीं ना कहीं हमें गांधी का प्रभाव उसमें दिखता है। अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ विरोध की नई शक्ति का उदय इस समय हो चुका था। उत्पीड़क समाज, सामंत वर्ग आदि से टकराहट लगातार हो रही थी। लोग साहस के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे। रूस की नव जागृति, विज्ञान के आविष्कार आदि भी और जन जागरण जो हो रहा था जिस समय पूरी दुनिया में, उसका क्योंकि प्रेमचंद बहुत पढ़ते लिखते थे। प्रेमचंद उर्दू से आए थे पर हिंदी में जाके वो कथा सम्राट बनते हैं और वो हिंदी की कथा लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। कहानी लिखते लिखते फिर वो इतना जीवन का इतना यथार्थ हमारे सामने लाते हैं कि हमको लगता है कि समाज में किस तरह से चीज़ें हो रही है। तो प्रेमचंद के अगर हम पूरे साहित्य को देखते हैं तो हमको लगता है कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को जो कुछ उनके आसपास था उसको वो देख रहे थे। हंस पत्रिका का जब वो संपादन कर रहे थे तो एक सजग साहित्यकार हमको दिखाई दे रहा था। जब वो लगातार अखबारों में लिख रहे थे तो अपने समय के जो कुछ घटित हो रहा था उस पर वो लगातार लिख रहे थे, लगातार बातचीत कर रहे थे। तो मुंशी प्रेमचंद की अगर हम पूरी यात्रा को देखते हैं तो अपने समय के सच को, अपने समय की व्यथा को उनका साहित्य उजागर करता है। और आज इतने साल बाद भी हम यहाँ बैठकर मुंशी प्रेमचंद जी के पूरे कथा साहित्य पर बातचीत कर रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता पे बात कर रहे हैं, उनके होने पे बात कर रहे हैं। हम लगातार देखते हैं कि लोग कहीं पे शतरंज के खिलाड़ी, तो कहीं सदगति, कहीं कफन, तो कहीं गोदान, कहीं बूढ़ी काकी, तो ईदगाह, इस तरह की कहानियों का भी मंचन हो रहा है, नाटकों का मंचन हो रहा है। और लगातार प्रेमचंद जो है वो हमारे बीच में जो उन्होंने यथार्थ का जो कठोर धरातल उन्होंने खड़ा किया था उस धरातल के साथ उनकी कहानियां हमें आज भी एक नई रचना दृष्टि देती है। और हम लगातार जो है आज के दौर में जो कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने को, समाज को बांटने का जो कुछ काम हो रहा है उसमें प्रेमचंद का लिखा हमको लगता है कि आज भी बहुत प्रासंगिक है। प्रेमचंद अपने निबंध में लिखते हैं कि हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को, दोनों ही अपने तक संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं। यह भूल गए कि अब ना कहीं हिंदू संस्कृति है, ना मुस्लिम संस्कृति और ना कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह आर्थिक संस्कृति है। मगर आज भी हिंदू और मुसलमान संस्कृति का रोना रोए चले जा रहे हैं। हालांकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनके सुख लुटने में नहीं। ये प्रेमचंद कहते हैं। कल की प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुआब दिखाने से नहीं होती। प्रेमचंद का ये कथन बहुत मशहूर है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सीखने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। और हम जानते हैं कि जाके पैर ना फटे बिमाई वो कह जाने पीर पर आई। तो प्रेमचंद जब इस तरह की बात कहते हैं तो हमको लगता है कि ये बात कितनी प्रासंगिक है। जिस व्यक्ति को पेट भर रोटी नहीं मिलती उसके लिए मर्यादा और इज्जत ढोंग है। मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिखना लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। महान व्यक्ति महत्वाकांक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। प्रेमचंद के जो बहुत सारे वाक्य हैं अलग अलग कहानियों में, उपन्यास से, जो प्रेम सहिष्णु ना हो, जो दूसरों के मनोभावों को तनिक भी विचार ना करे, वो मिथ्या कलंक आरोपण में संकोच ना करे, वह उन्माद है, प्रेम कतई नहीं है। और हम देख रहे हैं कि इस समय प्रेम के नाम पे जिस तरह का उन्माद हो रहा है,
तो ये समझने की जरूरत है कि प्रेमचंद ने जो बात पहले लिखी वो कितनी प्रासंगिक है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि यदि हम आज कथा सम्राट प्रेमचंद पे बात कर रहे हैं, उनके प्रासंगिकता पे बात कर रहे हैं, साहित्यिक पत्रकार पे बात कर रहे हैं, एक जागरूक व्यक्ति पे बात कर रहे हैं, अपने समय के सजग व्यक्ति पे बात कर रहे हैं, जो कि बहुत आगे की चीज़ों को देख रहा था, जो बदलते भारतीय समाज को देख रहा था, जो महाजनी सभ्यता को देख रहा था कि ये सभ्यता कहाँ ले जाके जो है वो आर्थिक स्वावलंबन के नाम पर या मशीनीकरण के नाम पर ये कहाँ ले जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ों को मुंशी प्रेमचंद देख रहे थे, लिख रहे थे। ये अलग बात है कि 1936 में उनका निधन हो गया और वो इस दुनिया से चले गए, पर उन्होंने जितना लिखा है, जो कुछ लिखा है, वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। यही वजह है कि आज हम लोग यहाँ बैठकर प्रेमचंद जी की बातचीत कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं और उनके लिखे को सार्थक होते देख रहे हैं। और बहुत सारी विसंगतियों में हमको वो कहीं ना कहीं राह दिखाते नजर आते हैं। नमस्कार।